आज का टॉपिक है हम लोगों का द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च चालू किया था वो क्या था, उनके पीछे क्या उनको परिणाम भुगतना पड़ा, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी देखेंगे। पिछले वाले क्लास में हमने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस बताया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिंपल सा मतलब था कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, यानी कि आप जो बोलेंगे वो हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम आपका कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम आपके स्कूलों में काम नहीं करेंगे, हम आपके स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं, ये सब हमारा कहलाता है नॉन कोऑपरेशन। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था कि ऐसा मूवमेंट जहां पे इसके ऊपर बात होगा कि हम आपका कानून नहीं मानेंगे, यानी कि आपका जो लॉ होगा, नियम कानून होगा, वो हम नहीं मानेंगे। इसी को कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कई बार ना सीबीएसई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, आप सैंपल पेपर जब उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में बेसिकली सीबीएसई ने यह पूछा है कि गांधी जी अपने मूवमेंट के लिए सॉल्ट को ही क्यों चुनते हैं, यानी कि गांधी जी को यदि मूवमेंट चालू करना था तो वो नमक को ही क्यों चुनते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन के रूप में भी क्रिएट किया जा सकता है ना, बिल्कुल, कि वाई गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द कंट्री, यानी कि कंट्री को एकजुट करने के लिए, कंट्री को एकजुट करने के लिए, यानी कि हर धर्म के लोगों को एक जगह पर लाने के लिए गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। यानी कि गांधी जी को आंदोलन यदि करना था तो कुछ और चीजों के बारे में करते, नमक के ऊपर उन्होंने आंदोलन क्यों किया भाई। इसके पीछे ना रीजन है। क्या रीजन है, देखो, सॉल्ट वॉज समथिंग दैट कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर। पहला बात तो गांधी जी ने नमक को आंदोलन के तौर पे इसलिए चुना क्योंकि नमक ऐसा चीज है जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। तो बताओ, यदि नमक के ऊपर आंदोलन होगा तो गरीब को भी लगेगा और अमीर को भी लगेगा कि यार ये तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हमको भी इस मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहिए। तो गांधी जी का ना यहाँ पे ब्रेन देखो, बहुत शार्प ब्रेन है उनका, बहुत सोच समझ के काम करते थे वो। गांधी जी जैसे देखो, आपने क्या देखा पिछले कुछ क्लास में आपने देखा कि गांधी जी ने रोलर सत्याग्रह चालू किया, उसको रोकना पड़ गया। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया, उनको भी रोकना पड़ गया। क्यों रोकना पड़ गया बताओ। क्योंकि हर जगह पर क्या बढ़ जा रहा था, वायलेंस, हिंसा हो जा रहा था, हर जगह पर लड़ाई पीट हो जा रहा था। तो गांधी जी को लगा ना कि यार ऐसे यदि होता रहेगा ना तो हम लोग कभी भी कोई मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाएंगे। और आगे आपको मिलेगा मुस्लिम लीग के बारे में, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक समय हमारे इंडिया में ऐसा माहौल हो गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो गया था। तो गांधी जी को लगा ना कि जब तक हिंदू मुस्लिम को एक साथ नहीं लाओगे तब तक इंडिया में कोई भी मूवमेंट सफल हो ही नहीं सकता। तो सभी को एकजुट करने के लिए, हर प्रकार के धर्म को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने अपने मूवमेंट के लिए किस चीज को चुना, नमक को चुना। क्योंकि नमक चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हर कोई इस्तेमाल करता है। तो सब कोई क्या कनेक्ट करेगा, सबको लगेगा कि यार नमक तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चूंकि नमक एक ऐसा चीज है जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है, इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना। पहला रीजन ये था। ऑल्सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड। सही बात है भाई, खाना यदि आपको बनाना है तो नमक तो चाहिए ही। देखो, आप हल्दी नहीं दोगे ना चलेगा, प्याज नहीं दोगे चलेगा, लेकिन नमक नहीं दोगे तो आपका सब्जी ही पूरा क्या अच्छा लगता है आपको, बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसा चीज है जो कि मतलब फूड आइटम का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसेंशियल चीज है। तो भाई हर कोई अपने आप को क्या कर पा रहा था, इस आंदोलन से कनेक्ट कर पा रहा था। आगे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज हाई टैक्स ऑन सॉल्ट। तीसरा कारण यहाँ पे ये दिया है कि गांधी जी ने आखिर नमक को ही क्यों चुना अपने आंदोलन के लिए। तो इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेज नमक के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। यानी कि जरा सोचो, नमक एक ऐसा चीज है जो कि हर किसी को इस्तेमाल करना है और अंग्रेज उसके ऊपर क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है। इसका मतलब अंग्रेज टैक्स सभी से ले रहा होगा फिर, क्योंकि नमक तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गांधी जी को लगा ना यार नमक तो हर कोई इस्तेमाल करता है, और यदि अंग्रेज टैक्स ले रहा है नमक पे तो हर किसी से नमक के ऊपर टैक्स ले रहा है। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि यदि नमक को मूवमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो हर आदमी से जुड़ जाएगा आराम से, क्योंकि टैक्स सबको देना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये तीसरा कारण था, टैक्स ज्यादा होने का। The British government had monopoly over salt production. That is, only British government can produce salt. और गांधी जी ने चौथा कारण यहाँ पे ये है कि गांधी जी ने आखिर नमक को ही अपने आंदोलन के लिए क्यों चुना। इसलिए चुना क्योंकि उस समय पे नमक बनाने का अधिकार केवल किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। तो ये ऐसे चार कारण हैं जिनको लेकर गांधी जी ने नमक को ही अपना आंदोलन बना लिया। और गांधी जी को लगा कि नमक के ऊपर क्या किया जाए, एक आंदोलन किया जाए, यानी कि बेसिकली नमक के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर एक आंदोलन चलाया जाए।
और वही आंदोलन का नाम क्या पड़ गया हमारा, बताओ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि देखो ये ना किस तरीके से कानून था, सॉल्ट वाला जो कानून था ना, यानी कि नमक के ऊपर आपको टैक्स देना है, ये कानून था कि आपको यदि नमक खरीदना है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये क्या एक तरीके से कानून था ना, तो यदि कानून को नहीं मानना है तो वही हमारा क्या कहलाता था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को ना डिवाइड कर लेंगे। किस रूप में, शॉर्ट नोट ऑन सॉल्ट मार्च, यानी कि गांधी जी ने सॉल्ट मार्च जो किया था उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। इस प्रकार से सीबीएसई ने कई बार सवाल पूछा है। ठीक है, चलो अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसराय लॉर्ड इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। देखो बात हो रहा है 31 जनवरी 1930 का। उस दिन गांधी जी एक पत्र लिखते हैं और वो पत्र किसको भेज देते हैं, वाइसराय जो उस समय पे थे हमारे लॉर्ड इरविन को भेज देते हैं। और उस पत्र में गांधी जी अपने 11 डिमांड लिखते हैं। कहने का मतलब उस समय पे जो अंग्रेजों के बहुत बड़े ऑफिसर थे वो कौन था, लॉर्ड इरविन था, उन्हीं के साथ में सब कुछ हुआ करता था। तो गांधी जी ने एक पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को और उस पत्र में गांधी जी ने 11 डिमांड किया कि हाँ भैया मेरा ये सब समस्या है, इसको दूर किया जाए। सिंपल सा। ठीक है, आगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वॉज टू अबॉलिश दिस सॉल्ट टैक्स। 11 डिमांड गांधी जी ने किया था, लेकिन उन 11 डिमांड में से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था वो डिमांड था कि जो सॉल्ट टैक्स है, यानी कि नमक के ऊपर जो आप टैक्स ले रहे हो उसको खत्म कर दो, अबॉलिश कर दो। हालांकि कुछ और भी रहे होंगे डिमांड गांधी जी के उस समय पे, किसानों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, सभी का डिमांड गांधी जी ने उसमें लिखा था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था गांधी जी का वो ये था कि नमक के ऊपर जो आप टैक्स लेते हैं उसको खत्म करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जरा आप खुद सोच के बताओ क्या ऐसा अंग्रेजों ने किया होगा, बिल्कुल नहीं किया। तो अगला क्या हुआ देखो, गांधी जी लेटर सेड दैट इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च देन द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो गांधी जी ने पत्र लिखा कब, उन्होंने लिखा 31 जनवरी को, ठीक है, 1930 को। तो गांधी जी का जो पत्र था ना उसमें यह भी लिखा हुआ था, 11 डिमांड के साथ ये भी लिखा था कि यदि आपने मेरे बातों को, यानी कि मेरा जो 11 डिमांड है, यदि आपने उसको 11 मार्च तक कंप्लीट नहीं किया तो कांग्रेस क्या करेगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो समय पे थी वो क्या करने जा रही है, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। सिंपल सा। तो गांधी जी का ना एक तरीके से जो पत्र था उसमें 11 डिमांड के साथ साथ एक ये चुनौती भी लिखा हुआ था, यानी कि एक वार्निंग भी था, यदि आपने 11 मार्च तक हमारे बातों को नहीं माना तो हम कांग्रेस वाले क्या करेंगे, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, यानी कि ऐसा एक मूवमेंट चलाएंगे जिसमें ये लोगों को बताया जाएगा कि किसी प्रकार का आपका कानून हम लोग नहीं मानने वाले हैं। सिंपल सा। ठीक है, आगे। बट वाइसराय लॉर्ड इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के बातों को नहीं माना, उनको लगा ना गांधी जी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। तो लॉर्ड इरविन ने उनके बातों को नहीं माना। अब जब नहीं माना तो क्या हुआ वो देखो फिर। Finally, Mahatma Gandhi started his famous salt march with his 78 trusted volunteers. अब गांधी जी को आ गया गुस्सा। गांधी जी को लगा कि यार हमने 11 डिमांड किया है, उनमें से एक भी ये मानने को राजी नहीं है। तो गांधी जी को यहाँ पे गुस्सा आया और गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 बहुत ही ट्रस्टेड, यानी कि जिनके ऊपर बहुत ही विश्वास किया जा सकता है, 78 ऐसे लोगों के साथ अपने सॉल्ट मार्च को चालू किया। याद रखिएगा कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ उन्होंने अपना ये सॉल्ट मार्च चालू किया। सिंपल सा। ठीक है, आगे। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। ये जो मार्च था हमारा, यानी कि एक पद यात्रा था, बेसिकली लोगों को पैदल चलना था इस मूवमेंट में, ये लगभग 240 माइल्स का था। ठीक है, और ये चालू कहाँ से हुआ था, गांधी जी के आश्रम से, जो कि कहाँ पे है, साबरमती में। और ये कहाँ तक जाना था मार्च, डांडी तक जाना था। और ये डांडी ना और साबरमती दोनों कहाँ पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो आपका मार्च था गांधी जी का सॉल्ट मार्च, ये टोटल 240 माइल्स का था, यानी कि बहुत अच्छा खासा दूरी था। ये शुरू हुआ था गांधी जी के आश्रम से जो कि साबरमती में था वहाँ से, और ख़त्म कहाँ पे होना था, डांडी में होना था। और ये डांडी ना गुजरात में पड़ता है, समुद्र के किनारे एरिया पड़ता है, समुद्र के बिल्कुल किनारे पड़ता है। The volunteers walked for 24 days about 10 miles a day. देखो टोटल कितना चलना था उनको, 240 माइल्स, और ये लोग 24 दिन चले। तो बताओ इनको पहुंचने में कितना दिन लगा होगा, बताओ जरा। बहुत सिंपल है, सॉरी माय मिस्टेक, 240 मील इनको चलना है, सिंपल सा।
और ये लोग एक दिन में चलते हैं 10 माइल, तो बताओ कितने दिन में पहुंचेंगे? 24 दिन में, ऑब्वियस सी बात है। आगे तो 24 दिन में वो लोग वहां पे पहुंच गए फाइनली। डेली वो लोग 10 माइल चलते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी व्हेन एवर ही स्टॉप्ड। अब इस पद यात्रा में गांधी जी जहां जहां पर रुकते थे आराम करने के लिए, जैसे लोगों को पता चलता था कि हमारे गली मोहल्ले से गांधी जी गुजरने वाले हैं, हजारों हजार के लोग गांधी जी को घेर लेते थे, उनसे उनको केवल सुनने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए कि गांधी जी दिखते कैसे हैं और वो जो बोलते हैं किस प्रकार का उनका बोलने का तरीका है। बेसिकली गांधी जी को बहुत लोग पसंद करते थे, तो गांधी जी जहां पे भी रुकते थे वहां पे हजारों हजारों एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाता था। ऑन 6 अप्रैल ही रिच्ड डांडी एंड सेरिमोनियली वायलेटेड द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और फाइनली 6 अप्रैल को गांधी जी और गांधी जी के जो जितने भी सारे लोग थे वो डांडी पहुंच जाते हैं, और परंपरा के अनुसार जिस तरीके से नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी को उबाल के, उस परंपरा के अनुसार इन्होंने क्या किया, नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिया। ये जो नमक कानून बेसिकली इन्होंने जो नमक बनाया ना पानी, समुद्र के पानी को बॉयल करके, ये गांधी जी बताना चाहते थे कि आज से क्या हो गया, नमक कानून जो था वो ब्रेक हो गया, यानी कि आज से कोई भी आदमी नमक के ऊपर टैक्स नहीं देगा और हर आदमी अब क्या कर सकता है, नमक खुद बना सकता है। ये गांधी जी लोगों को मैसेज देना चाहते थे इस तरीके से करके। तो जब भी आपको सॉल्ट मार्च के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आए तो आप ये लिख सकते हैं। अब जरा बताओ, गांधी जी ने ये सब काम किया, सॉल्ट मार्च किया, नमक कानून को खत्म कर दिया, बताओ क्या अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आया होगा? बिल्कुल गुस्सा आया होगा। अब इसके रिजल्ट में हुआ क्या, जरा ये भी देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट देख लेते हैं सॉल्ट मार्च का क्या हुआ। पीपल वेयर, हालांकि गुस्सा तो आया ही अंग्रेजों का, लेकिन कुछ पहले और बातें देखते हैं, फिर अंग्रेजों का गुस्सा देखेंगे हम लोग कि उन्होंने क्या किया। पीपल वेयर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। जब एक बार गांधी जी ने डांडी में नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिया, तो हर किसी को यह कहा गया कि अब कोई भी आदमी अंग्रेजों के साथ क्या करेगा, कॉपरेट नहीं करेगा। और आज से क्या हो चुका है, नमक कानून खत्म हो चुका है, तो अब आपको नमक के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जितने भी प्रकार के कॉलोनियल लॉ है, यानी कि जितने प्रकार के अंग्रेजों के नियम कानून है, उसको भी अब आप मत मानो, ये कह दिया गया लोगों को। किसने कहा बताओ? नहीं, गांधी जी ने सभी को कह दिया, कहने के लिए कि सबको कह दो कि आज से नमक कानून टूट चुका है, कोई भी आदमी अब नमक के ऊपर टैक्स नहीं देगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और किसी प्रकार के कानून को भी अब नहीं मानेगा, बात खत्म। क्योंकि ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो बताओ, ये जो हमारा नमक कानून टूट गया, यानी कि नमक के लॉ को हमने नहीं माना, एक तरीके से हमने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही तो हमने किया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये था कि हम आपके नियम कानून को नहीं मानेंगे, सिंपल। तो गांधी जी ने बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, जिसके अंदर उन्होंने नियम कानून जो थे हमारे नमक को लेकर, उन्होंने खत्म कर दिया। आगे फिर क्या होता है देखो, people in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories। अब जैसे जैसे लोगों को ना खबर एकदम फैलता गया कि गांधी जी ने कह दिया है साफ साफ कि अब नमक के ऊपर टैक्स नहीं देना है, गांधी जी ने खुद नमक बना के नमक कानून को तोड़ दिया है, तो जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे हमारे भारत में उस समय पे, जैसे जैसे उन सभी को ये खबर पता चला, उन सभी ने भी क्या कर दिया, अपने से नमक बनाना चालू कर दिया। लेकिन पहले कानून क्या था बताओ, कि केवल अंग्रेज ही बना सकते थे नमक पहले, लेकिन अब सब कोई नमक बना सकता था और सब कोई नमक बना के मार्केट में बेच सकता था। और कोई भी यदि अंग्रेज से नमक खरीदेगा, मान लो अभी भी यदि कोई खरीदता है, तो टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, ये गांधी जी ने सबको कह दिया, ठीक है। और आम आदमी भी अब नमक बना रहा था, और बना बना के जहाँ पे गवर्नमेंट का फैक्ट्री हुआ करता था, जहाँ पे वो लोग नमक बनाते थे अंग्रेज लोग, उनके सामने जाके वो लोग बेचने लगे। सोचो, एक तरीके से चिढ़ाने के लिए कि अब हम भी नमक बना सकते हैं। लेकिन पहले क्या ये लोग कर पाते थे? नहीं। तो यहाँ पे क्रेज किसने दिखाया बताओ? गांधी जी ने दिखाया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। आगे, एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड एंड लीकर शॉप्स पिक्टेड। अब लोगों को लगा ना कि जब इतना पावर हमको मिल ही गया है, गांधी जी ने जब कह ही दिया है, तो क्यों ना इस मूवमेंट को थोड़ा सा और बड़े लेवल पे लेके जाया जाए। तो लोगों ने क्या कर दिया, जो भी घर में कपड़े थे अंग्रेजों के, मतलब कि जो अंग्रेजों से उन्होंने खरीदे थे, उन सभी को उन्होंने इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दिया। जो शराब के दुकान थे अंग्रेजों के, उनके तरह बैरिकेड कर दिया कि कोई इंडियन उधर नहीं जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सब क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों को कमजोर करना चाहते थे फाइनेंशियली, ठीक है। आगे, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे लैंड रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। अब देखो, यहाँ पे किसान भी ना अब रेंट नहीं दे रहा है अंग्रेजों को, क्योंकि किसानों को भी क्या हो चुका है, किसान भी मोटिवेट हो चुके हैं कि अब जब गांधी जी ने कह ही दिया है कि किसी प्रकार का नियम कानून नहीं मानना है, तो अंग्रेजों को अब टैक्स भी क्यों दे भाई।
तो किसानों ने टैक्स देना भी अब क्या कर दिया, बंद कर दिया। और चौकीदारी टैक्स, अच्छा चौकीदारी का मतलब बताते क्या होता है। चौकीदारी टैक्स का मतलब था, पहले ना अंग्रेज लोग जंगलों में पाबंदी लगा देते थे कि कोई भी आदमी बिना परमिशन का नहीं जाएगा, और जो कोई जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसी को हम लोग कहते थे चौकीदारी टैक्स, ठीक है। और चौकीदारी टैक्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि बेसिकली आदमी को जो प्रोटेक्ट किया जाता था, यानी कि गांव सबको जो प्रोटेक्ट करते थे अंग्रेज, किसी प्रकार का हमला नहीं होने देते थे, उसको ही हम लोग कहते थे चौकीदारी। सिंपल सा था। आगे बेसिकली हर जगह पे आप क्या देख रहे हैं कि नियम कानून को पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी ने नमक कानून जब तोड़ा ना तो सबको एक तरीके से मोटिवेट हो गए सभी लोग। आगे क्या हुआ देखो, इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज बाय एंटरिंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। देखो पहले क्या था ना, आम आदमी को जंगलों में जाने का परमिशन तक नहीं था, क्योंकि जंगलों को क्या कर दिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था। रिजर्व मतलब प्रोटेक्टेड, कि कोई भी आदमी बिना परमिशन का इसमें नहीं जाएगा। लेकिन जब से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, अब लोगों को लगने लगा यार अब तो हम आज़ाद हैं, किसी प्रकार का नियम कानून मानना ही नहीं है, तो चुपचाप जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो जो पहले जंगलों में लोगों को घुसने का परमिशन नहीं था, अब लोग जंगलों में भी जा रहे थे, अपने जो भी हैं लकड़ी इकट्ठा करना वो कर रहे थे, जानवर को चराना था वो लोग चरा रहे थे, मतलब जो भी था अब वो लोग आराम से जंगल में जाके अपना काम कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा सॉल्ट मार्च का, यानी कि कानून टूटा नमक का, लेकिन ये सब भी हम लोगों को देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा था। लेकिन क्या लगता है आपको कि अंग्रेज इतना शांत रहा होगा? बिल्कुल नहीं। अब अंग्रेजों ने क्या किया ये देखते हैं। अंग्रेजों को तो खैर बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया जरा देखा जाए। स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द सॉल्ट मार्च, यानी कि जब हमारा सॉल्ट मार्च खत्म हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या स्टेप लिया देखा जाए। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि वॉरिड बाय द डेवलपमेंट्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। अब देखो एक तरीके से जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा ना, हर जगह पे आपने क्या देखा, हर प्रकार के कानून को तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे अंग्रेजों को लगा ना डर, अंग्रेजों को लग गया डर कि यार ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो कोई बात ही नहीं मानेगा, सब किसका बात मानने लगेगा, गांधी जी का मानने लगेगा। तो ये ना इस प्रकार का जो तरक्की हो रहा था इंडिया में, इसको देखकर ये लोग घबरा गया, एकदम पूरा घबरा गया। अब घबरा गया तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के एक एक लीडर को इन्होंने अरेस्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। आगे देखो इसका परिणाम क्या हुआ फिर, दिस लीड टू वायलेंट क्लेशेस इन मैनी प्लेसेस। अब देखो आप कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट करोगे तो क्या कांग्रेस का सपोर्टर चुप रहेगा? नहीं। तो कांग्रेस के सपोर्टर जितने भी, तो उन्होंने क्या किया, पुलिसों के साथ जाके लड़ाई पीट करना चालू कर दिया। क्लेशेस का मतलब झगड़ा चालू हो गया, हर जगह पर एकदम हिंसा बढ़ गया। देखो यही सब कारण आपको दिखेगा आगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस को भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि वायलेंस बढ़ने लग गया था। तो जब यहाँ पे कांग्रेस के लीडर एक एक करके अरेस्ट होने लग गए तो वायलेंस बढ़ गया, यानी कि आम आदमी और पुलिस के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लग गया। अब्दुल गफर खान, हु वाज अ डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, was also arrested in April 1930। अब्दुल गफर खान ये ऐसा इंसान था जो गांधी जी का बहुत बड़ा स्टूडेंट था। डिसिपल का मतलब होता है स्टूडेंट, शिष्य, बहुत अच्छा आदमी जो उसको फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब्दुल जफर खान जो कि खुद एक गांधी जी का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उनको फॉलो करते थे। अब्दुल गफर खान गांधी जी को फॉलो करते थे। जब अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तब मामला और गर्मा गया एकदम पूरा। याद रखना यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि अब्दुल गफर खान गांधी जी का कौन था, एक स्टूडेंट था, यानी कि बहुत अच्छा शिष्य था गांधी जी का अब्दुल जफर खान। और अब्दुल गफर खान गांधी जी को बहुत अच्छा मानते थे, उनका आइडिया गांधी जी का इनको बिल्कुल पसंद था। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग पुलिस फायरिंग एंड मैनी वेर किल्ड। जब अब्दुल गफर खान जो कि गांधी जी का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, जब उनको अरेस्ट किया गया ना, तो पेशावर के सड़कों पर, पेशावर हमारा जगह है नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, पेशावर, अब लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो पेशावर में एकदम पूरा लोग सड़कों पे उतर गए, और जब सड़कों पे उतर गए तो पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, भाई क्या हो क्या नहीं हो पता नहीं। तो पुलिस ने लोगों के ऊपर फायरिंग करना चालू कर दिया, और बहुत सारे लोगों का तो जान चल गया। देखो एक तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है, हिंसा हो रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, और जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं क्या होता है। अब मंथ लेटर महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। सोचो एक महीने के बाद गांधी जी को खुद अरेस्ट कर लिया जाता है। सोचो जो आदमी इंडियन हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट था, जो हर प्रकार के मूवमेंट को लॉन्च कर रहा था, उन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया। तब तो हमारा गुस्सा और बढ़ जाएगा भाई। अब देखो क्या हुआ। ड्यू टू दिस सपोर्टर्स ऑफ महात्मा गांधी स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर
अटैक्ड पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया ना, एक तरीके से आप ऐसे समझो, मूवी चल रहा है और मूवी में जब हीरो को कुछ हो जाता है तो कितना गुस्सा आता है लोगों को, है ना। उसी प्रकार का यहाँ पे था, सारा मूवमेंट चल रहा था और मूवमेंट का जो हीरो था यानी कि गांधी जी जो थे, उनको जब अरेस्ट किया गया ना, मामला और गर्मा गया। और इसमें सबसे बढ़ चढ़ का हिस्सा किसने लिया? वर्कर्स ने। इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री में वर्कर थे हमारे, कहाँ पे? सोलापुर में। सोलापुर के अंदर जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे, उन सभी ने सोचा यार हमारे गुरु को ये आपने अरेस्ट कर लिया, तो इन्होंने बदले में पुलिस स्टेशन पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग पे, कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे हमला करना इन्होंने चालू कर दिया इन लोगों ने। क्यों भाई? क्योंकि गांधी जी को लोग बहुत मानते थे और गांधी जी को अरेस्ट किया। क्यों किया आपने? ऐसा बोलना था इन लोगों का। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेर ब्रुचुअली बीटेन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चाहे आदमी हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग, कोई भी हो, किसी को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। हर किसी को गंदे तरीके से अंग्रेजों ने मारा पीटा। जो सामने आ गया उन्हीं के ऊपर उन्होंने कोड़ा बरसाया, गोली बंदूक चला दिया, कितनों का तो जान चला गया। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। सोचो 1 लाख लोगों को उस दिन अरेस्ट किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी भाई। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, जरा बताओ। यहाँ पे आपने ये देखा कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू तो किया था, सॉल्ट मार्च चालू किया, जिसमें गांधी जी ने यह बताया कि नमक कानून अब खत्म हो चुका है और कोई भी कानून का हम लोग पालन नहीं करेंगे। गांधी जी ने ये चीज किया, बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो गड़बड़ी पैदा हो गया वो ये हो गया कि लोगों ने क्या अपना लिया? वायलेंस अपना लिया, हिंसा हो गया। अब इतना हिंसा देखने के साथ गांधी जी को ना बड़ा तकलीफ हुआ। उनको लगा ना कि ये भी मूवमेंट हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हमने किया, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिल नहीं पाया। तो वायलेंस बढ़ते हुए, मतलब वायलेंस इतना फैल रहा था कि गांधी जी को ये भी मूवमेंट लॉन्च जो किया था इन्होंने, उसको वापस करना पड़ा। तो सीइंग वायलेंस स्प्रेड, गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। तो इतना ज्यादा वायलेंस बढ़ गया था कि गांधी जी को ये मूवमेंट भी रोक देना पड़ा, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इनको रोक देना पड़ा। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर में 3 प्रकार के मूवमेंट गांधी जी ने चालू किए थे। पहला रोलर सत्याग्रह, वायलेंस बढ़ने की वजह से उनको रोकना पड़ा। दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें भी वायलेंस बढ़ने की वजह से उनको रोकना पड़ा। और तीसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें भी वायलेंस बढ़ा और गांधी जी ने इसको भी रोक लिया। तो इन तीनों मूवमेंट से आपने एक चीज क्या सीखा? आपने ये चीज सीखा कि गांधी जी को हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये कि आम आदमी अंग्रेजों को मारे और अंग्रेज आम आदमी को मारे, किसी का जान चला जाए, ये बिल्कुल गांधी जी को पसंद नहीं था। अब इतना कुछ तो हमने देख लिया। अब याद कीजिए, एक बार लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को क्या दिया था? ऑफर दिया था कि डोमिनियन स्टेटस का, यानी कि इंडिया को एक अलग स्पेस, एकदम इंडिया को ना स्पेशल फीचर दे देंगे। और क्या देंगे बताओ? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा इसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। क्या उस समय पे कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया था? नहीं सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया था, बोला हमको ऐसा कुछ ऑफर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इतना कुछ होने के बाद अस्ता पछता कर दोबारा यहाँ पे होता है एक पैक्ट। इस पैक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट कई बार सवाल में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गांधी इरविन पैक्ट, या फिर एक्सप्लेन गांधी इरविन पैक्ट, या फिर व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट, ये क्या था। तो यहाँ पे गांधी बेसिकली किसके लिए है? महात्मा गांधी जी के लिए। और इरविन किसके लिए? वही लॉर्ड इरविन के लिए, जो कौन थे? वाइसराय थे। अब इन दोनों के बीच में ना एक समझौता होता है। समझौता क्या होता है भाई, जरा देखा जाए। इट वॉज अ पैक्ट बिटवीन वाइसराय लॉर्ड इरविन एंड महात्मा गांधी। ये बेसिकली एक समझौता था, किससे किसके बीच? लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता था। अब इसमें हुआ क्या था, जरा ये भी देखो। इट वॉज साइंड ऑन 5 मार्च 1931, यानी कि समझौता हुआ कब था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, महात्मा गांधी हैड टू पार्टिसिपेट इन दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। देखो, पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब हुआ नहीं था, प्रपोजल तो आया था कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया था, बोला था कि हम नहीं जाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन ये ना, अब लॉर्ड इरविन इनको दोबारा प्रस्ताव देते हैं, दोबारा गांधी जी को बोलते हैं कि आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और मिल के इंडिया को एक बेहतर कंट्री बनाएंगे। तो गांधी जी को इस बार लगता है कि यार सही में जाना चाहिए, क्या पता कुछ भला इंडिया का कुछ भलाई हो जाए, है ना। तो अब बताओ, ये जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हम लोग दे देंगे, क्योंकि पहली बार तो हम लोगों ने ठुकरा दिया था। ये जब हमारे पास प्रस्ताव दोबारा आया ना, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इनको
एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, जगह एक बार देखते हैं कि आखिर इस मीटिंग में होता क्या है। तो गांधी जी चले गए और ये मीटिंग कहाँ पे होना था बताओ? लंदन में होना था, क्योंकि वहीं पे हमारा मेन ये इस मीटिंग का पूरा इंतजाम किया गया था। तो गांधी जी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। हालांकि आपको आगे मिलेगा कि इस मीटिंग में ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बुलाया जाता है। हालांकि ये बात आगे हमको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो गांधी जी भी थे वहाँ पे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे वहाँ पे। अब सवाल होगा आपके मन में कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ क्या कर रहे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? अभी तक तो हमारे सामने उनका नाम बिल्कुल नहीं आया। तो अचानक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हैं ये बताएंगे, क्योंकि ये अभी बता देंगे ना सस्पेंस खत्म हो जाएगा और आगे का टॉपिक आपको बिल्कुल बेकार लगने लगेगा फिर। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो प्रस्ताव आया था कांग्रेस के पास, उनको उन्होंने क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई, जाके देखते हैं, बात करते हैं कि क्या बात होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उस मीटिंग में एक आदमी और थे इंडिया के, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये मिलेगा और वहां पे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आगे तो गांधी जी चले जाते हैं लंदन मीटिंग में। अब होता क्या देखो, बट देयर वॉज अ कंडीशन ऑफ महात्मा गांधी। द कंडीशन वॉज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गांधी जी ना एक शर्त रखते हैं कि हम आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में तभी आएंगे जब आप मेरे सारे लीडर्स को छोड़ दोगे। क्योंकि आपने क्या देखा था, अरेस्ट कर लिया गया था, अब्दुल जफर खान हो गए और भी कुछ लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी जी ने बोला था, साफ साफ बोला था कि हम आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तभी आएंगे जब हमारे सारे लीडर को क्या कर दो, एकदम आज़ाद कर दो, छोड़ दो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एकदम राजी हो गया, ठीक है भाई हम छोड़ देंगे आपके सारे लीडर को, लेकिन आप कहाँ आ जाओ? लंदन मीटिंग में आ जाओ। अब गांधी जी वहां पे चले भी जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अब रिजल्ट क्या होता है उसका वो भी देख लो। महात्मा गांधी ना ये डिसाइड करते हैं, मतलब कि गांधी जी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए ना तो बात नहीं बना, गांधी जी को निराश होकर वापस आना पड़ा। तो गांधी जी जब वापस आए ना तो इन्होंने सोचा कि हमको मूवमेंट क्या करना चाहिए, दोबारा लॉन्च करना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लॉन्च करना चाहिए। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932। अब फिर सवाल यहाँ पे ये भी है कि सर ऐसा क्या हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि गांधी जी को निराशा होकर वहां से लौटना पड़ा, और गांधी जी ने क्यों इस मूवमेंट को दोबारा चालू करने के बारे में सोचा? जिस मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया था उस मूवमेंट को दोबारा चालू क्यों करना चाहते थे? तो देखते हैं इसके पीछे दो रीजन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देयर आर टू रीजन्स व्हाई महात्मा गांधी डिसाइडेड टू रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932। तो दो ऐसे रीजन्स हैं जिसके वजह से गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा लॉन्च करना चाहते हैं। तो पहला है हमारा फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गए थे वहां पे बात बिल्कुल भी नहीं माना, एकदम बिल्कुल बात बना ही नहीं। अब हुआ क्या जरा देखो, इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी चले तो जाते हैं लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि भाई बातचीत करेंगे, क्या प्रस्ताव होता है क्या नहीं होता सब बात करेंगे। बट द नेगोशिएशंस ब्रोक आउट एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन वहां पे जो बात किया गया गांधी जी को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आया और गांधी जी को निराश होकर वापस इंडिया लौटना पड़ गया। तो पहला कारण तो हमारा ये था, पहला कारण यही था कि गांधी जी आखिर दोबारा मूवमेंट को लॉन्च करने के बारे में सोचते क्यों। पहला कारण ये था, क्या कारण था पहला बताओ, एकदम याद हो जाना चाहिए। पहला ये था कि गांधी जी जब लंदन गए ना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ पे बात नहीं बना, और जब वो भारत वापस आए इंडिया तो उनको बिल्कुल निराशा होकर वापस आना पड़ा। बात नहीं बना होगा भाई, क्या हुआ पता नहीं आगे। अब दूसरा क्या था, जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं लंदन से तो यहाँ पे ना उनको एक अलग ही प्रकार का सिस्टम दिखता है, एकदम न्यू साइकिल दिखता है रिप्रेशन का। रिप्रेशन मतलब दबाव का। क्या दिखता है उनको यहाँ पे देखो, व्हेन गांधी जी कैम बैक टू इंडिया फ्रॉम लंदन ही सॉ दैट अब्दुल जफर खान एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वेयर बोथ इन जेल। सोचो, अच्छा बताओ, अंग्रेजों ने प्रॉमिस क्या किया था कि हम आपके सारे पॉलिटिकल लीडर को छोड़ देंगे, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो गांधी जी जब इंडिया आते हैं ना तो उनको दिखता है कि यार प्रॉमिस तो किया था अंग्रेजों ने, लेकिन अब्दुल जफर खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऐसे बड़े बड़े लीडर अभी भी जेल में हैं। तो क्या अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया? नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हो क्या होता है। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। और जो समय पे हमारा कांग्रेस पार्टी था, जो कांग्रेस पार्टी हमारा आज भी है, इस कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने इलीगल घोषित कर दिया। ऐसा पार्टी कुछ है ही नहीं, ये इलीगल है, बेकार पार्टी है, ऐसा घोषित कर दिया।
गांधी जी को गुस्सा आ गया भाई, कैसा कैसे कर सकते हैं आप। अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। अंग्रेजों ने अलग अलग चीजों के ऊपर पाबंदी भी लगा दिया था, जैसे आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन रैली वैली आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं आप। गांधी जी को बड़ा गुस्सा आया, यार ये आप क्या कर दिए, आपने जो प्रॉमिस किया था वो तो पहला बात आपने पूरा किया नहीं, और अलग अलग प्रकार का पाबंदी आपने लगा दिया। तो ये दो ऐसे कारण थे जिनको देखते हुए गांधी जी को लगता है कि जो हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया था उसको क्या करना चाहिए, दोबारा लॉन्च करना चाहिए। तो सो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932, बट इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम बाय 1934। तो गांधी जी 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा चालू करना तो चाहते हैं, लेकिन उसको 19 चलता भी है, कुछ दिन तक चलता भी है, लेकिन 1934 आते आते तक वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो एक मोमेंटम था पूरी तरीके से कम हो जाता है। देखो कम इसलिए हो जा रहा है ना, क्योंकि आप कितने दिन तक मूवमेंट चलाओगे भाई, आदमी को काम भी रहता है, अपना काम धाम छोड़ के आपके मूवमेंट में क्यों आएगा वो। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्हीं दो रीजन्स की वजह से दोबारा चालू किया था, लेकिन इन्होंने चालू तो किया लेकिन मोमेंटम उतना नहीं मिला, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो गांधी जी को ये मूवमेंट भी अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, बंद ही करना पड़ गया। चलिए ये टॉपिक हमारा यहाँ पे अल्टीमेटली आज खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल तो रहा था, लेकिन इस मूवमेंट को अलग अलग प्रकार के लोग देख कैसे रहे थे। ठीक है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।